जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। अभी जो आपका लेटेस्ट सीटेट एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2023 को, उसी पेपर को हम सब कवर कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हम सब CDP और OBS को कवर कर चुके हैं। आज हम सब हिंदी को कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे हम सब जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 50 से ज़्यादा दोस्तों वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं, जिसमें सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही कवर कराया गया है। तो चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है। हिंदी में आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के आते हैं, जिसमें से 15 नंबर आपके पेडागोजी से आते हैं, 15 नंबर आपके आते हैं गद्यांश और पद्यांश से। अगर आप हिंदी को तैयार कर लेंगे तो हिंदी के साथ साथ आपका संस्कृत भी तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पेडागोजी होता है दोस्तों, पेडागोजी दोनों का सेम है, सिर्फ यह हिंदी में होता है और वह संस्कृत में होता है। बाकी गद्यांश पद्यांश को पढ़ के दोनों में आपको आंसर देना होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों सीटेट के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस बच्चे की तर्क शक्ति जितना ज़्यादा अच्छी रहती है वह सीटेट में उतना अच्छे से नंबर ला पाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते समय आप लैंग्वेज को समझिए कि आपका सीटेट एग्ज़ाम में किस तरीके से लैंग्वेज को घुमा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहा है। तो आइए चलिए हम सब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला यहाँ पे दोस्तों शिक्षण से शुरुआत हुआ है। कह रहे हैं कि उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। दोस्तों कह रहे हैं कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। पहला ऑप्शन है पर भाषा व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है याद करना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पुनरावृत्ति करना या फिर दोहराना, या फिर लास्ट है दोस्तों स्वनिरीक्षण। अब देखिए दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा लास्ट होगा स्वनिरीक्षण। इसमें जो बातें कही जा रही हैं, कह रहे हैं कि मैं भाषा पर पूरा ध्यान रखती हूँ, मतलब मैं बोलने से पहले अपने भाषा पर पूरा ध्यान रखती हूँ और उस बात पर भी ध्यान रखती हूँ कि गलत ना हो। तो यह क्या होता है दोस्तों स्वनिरीक्षण। वो खुद से निरीक्षण कर रही हैं कि हाँ हमको बोलने से पहले चेक करना है कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कक्षा 2 के एक विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका के किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है दोस्तों। ऑप्शन है विभिन्न दर्शनग्राही, ऑप्शन 2 दोस्तों सर्वभाषिक, ऑप्शन 3 दोस्तों संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, या फिर लास्ट है समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर लास्ट है दोस्तों समग्र भौतिक प्रक्रिया, क्योंकि वो जो गाना जो कविता बच्चों से करा रही है उसको साथ में साथ उसे भौतिक प्रक्रिया में भी करा रहे हैं। जैसे कान का नाम ले रहे हैं तो कान टच कर ले रहे हैं, जिस अंग का वह बच्चे नाम लेते हैं उसको टच भी कर रहे हैं। यह जो होता है यह समग्र भौतिक प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं दोस्तों। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन है पहला सहपाठी आकलन, या फिर स्वय आकलन, या फिर पृष्ठपोषण फीडबैक, या फिर दोस्तों पठन आकलन। यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहपाठी आकलन, क्योंकि दोस्तों इसमें एक दूसरे से सहायता लेकर आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा में उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। दोस्तों एक बच्ची है जो कह रही है कि अध्यापिका हमको एक कार्ड देती है, उसमें जो लिखा रहता है उसी प्रकार से हम अभिनय करते हैं, और जो अदर बच्चे होते हैं वह तर्क करते हैं कि इस कार्ड में क्या लिखा गया है। तो यह क्या कहलाता है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जब मैं गीत बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद
रहती है। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों। कह रहे हैं कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। कहने का तात्पर्य है जब हम कोई भाषा को करके सीखेंगे, मतलब जो जैसे जो उसमें जो लिखा गया, कार्ड में जो लिखा गया है, उसे हम खुद से दोहराते हुए करेंगे तो हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों तर्क, कथन और कारक से संबंधित है। कह रहे हैं विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। यह कथन पहला हो गया दोस्तों। जो तर्क दिया गया है, कह रहे हैं भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अब हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहे हैं कि ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। या फिर सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। या फिर थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ। कह रहे हैं कि ए सही है परंतु आर गलत है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें जो कह रहे हैं कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम में प्रयोगकर्ता होते हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है, जो जिस भी कोई छोटा बच्चा रहेगा जिस भी स्थान से आएगा उसकी जो मातृभाषा है उसमें बोलने में तो सक्षम ही रहेगा। वही कह रहे हैं कि अपने आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं, सही है। लेकिन जो सेकंड है तर्क इसके जो दे रहे हैं, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है दोस्तों, वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन है वाक्यगत, या फिर दोस्तों प्रकृतिवाद, या फिर थर्ड ऑप्शन है अर्थगत, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों उपयोगितावादी। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों उपयोगितावादी होगा। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों उसे पता है किस भाषा में उससे बात करना है, छोटे बच्चों से कैसे बात करना है, अध्यापक से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है। यह होता उपयोगितावादी होता है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। आगे है उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाना होता है दोस्तों। ऑप्शन है बहुभाषावाद, या फिर दूसरा है सहजवाद, या फिर थर्ड ऑप्शन है व्यवहारवाद, या फिर रचनावाद। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा बहुभाषावाद। क्या होगा दोस्तों, किससे मेल खाता है, बहुभाषावाद से मेल खाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौशल्य के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है दोस्तों। ऑप्शन है पहला उद्गामी साक्षरता, ऑप्शन बी दोस्तों उद्गामी इमरजेंट समाधान, या फिर थर्ड ऑप्शन है उद्गामी पाठचर्या, या फिर लास्ट ऑप्शन है उद्गामी गुणधर्म। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों फर्स्ट होगा उद्गामी साक्षरता। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया से
सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं, इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पहला सस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन या फिर दोस्तों संभाषिक पठन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संभाषिक पठन होगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वह समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन है पहला संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम, या फिर थर्ड ऑप्शन है अधोमुखी बॉटम अप उपागम, या फिर लास्ट ऑप्शन है समग्र भाषा उपागम। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों अधोमुखी बॉटम अप उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। इसमें जो पहला कथन है दोस्तों कह रहे हैं कि ध्वन्यात्मक परिवर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। अब तर्क जो दिया गया है दोस्तों, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। अब हम ऑप्शन इसके जो ऑप्शन दिया गया है उसके समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक गलत है परंतु आर सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए गलत है परंतु आर जो है वह सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है दोस्तों? पहला है ऑप्शन है जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए, या फिर सेकंड ऑप्शन है बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें, या फिर थर्ड ऑप्शन है कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधि का प्रयोग किया जाए उसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों करें कि काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। देखो अब देखिए दोस्तों इसमें ड्रिल की बात करें, ड्रिल मतलब रटन प्रणाली। अब बालक को रटन प्रणाली से आप थोड़ी याद दिलाएंगे, तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर थर्ड होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। कक्षा में ऐसे खेल लो जैसे गतिविधि का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। दोस्तों जब हम बालक को खेल खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो बालक बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख जाएगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कक्षा थर्ड की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों की नई शब्दावली से परिचित करवा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है दोस्तों? ऑप्शन है पहला अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहें। सेकंड ऑप्शन है अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए, या फिर थर्ड ऑप्शन है अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए, या फिर लास्ट ऑप्शन है अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों लास्ट है अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। फोर्थ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कहने की भाषा सीखना किसी से संबंधित है? कौशल से है, अर्जन से है, प्रक्रिया से है, या फिर उत्पाद से है? यह दोस्तों कौशल से संबंधित है। जो भाषा सीखना होता है दोस्तों वह कौशल से संबंधित होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें मिलान आपको करना है दोस्तों। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए इसे मिलान कीजिए दोस्तों। यहाँ रहे पठन के तरीके और यहाँ रहे दोस्तों पाठक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है करेक्ट अनुमान। अनुमान दोस्तों उसके सामने लिखा गया है लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक को क्या
महसूस करते हैं। अब निष्कर्ष है, निष्कर्ष निकालना। इसके सामने जो लिखा गया है दोस्तों, अपरिचित शब्दों को समझाने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। अब जो थर्ड है दोस्तों, थर्ड के सामने लिखा गया है संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई है। या फिर जो लास्ट है दोस्तों, उसके सामने जो लिखा गया, डी के सामने लिखा गया है दोस्तों, कह रहे हैं कि गहन पठन, पाठ्य पुस्तक में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। या फिर ई है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के संयोजन की पहचान, उसके सामने लिखा गया है पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप सही देख सकें, लेकिन दोस्तों ज़्यादा छोटा करने में दिखेगा नहीं, तो हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, कह रहे पहला जो जाएगा चौथे में, बी तीसरे में, सी दूसरे में, या फिर डी पहले में, ई पाँचवें में। तो अगला जो है ये दोस्तों, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा ही सही होगा। ए जो किस में जाएगा, ए पाँचवें में जाएगा, बी पहले में रहेगा, सी दूसरे में रहेगा, डी चौथे में रहेगा और ई आपका तीसरे में रहेगा। सेकंड इज राइट आंसर। अब यहाँ से दोस्तों आपका गद्यांश रहेगा, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के इसको आपका आंसर देना है। 15 नंबर आपके इसी से आते हैं। इसको सबसे पहले हम सब पढ़ लेते हैं। करेक्ट, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण समान व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाले प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों, आगे बढ़ते हैं, के प्रकाश को अवलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कटोरी को स्वच्छ रखें, जहाँ ज़रूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्ट और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है। यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका गद्यांश हो गया। अब जो क्वेश्चन बने दोस्तों, इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला है, करेक्ट, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है दोस्तों। इसमें क्या नहीं है? दया है, स्वार्थ है, संस्कृति है, स्वभाव है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दया है। क्या कारण नहीं है? दया नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे तात्पर्य है दोस्तों, इससे क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन है अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है। या फिर लास्ट ऑप्शन है अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों फोर्थ है, अज्ञानता के कारण ही दोस्तों क्या होता है? बुराइयां फैलती हैं। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, करें सुख दुख का कारण है दोस्तों क्या है? प्रारब्ध या फिर भाग्य, दुर्भाग्य या फिर कर्म। दोस्तों सुख और दुख का कारण क्या है? वह कर्म है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए दोस्तों? सुख भोगना, सफाई करना, पुरुषार्थ या फिर दुख भोगना। तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, पुरुषार्थ। अगला क्वेश्चन है, मन की कटोरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य क्या है दोस्तों? मन सब विकारों का कारण है। मन को नियंत्रण में रखना, या फिर मन से बुरे भावों का निष्कासन, या फिर मन के अनुसार कार्य करना। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर थर्ड है दोस्तों, मन से बुरे भावों का निष्कासन। मन की कटोरी को स्वच्छ रखने से मतलब क्या है? मन से बुरे भावों का निष्कासन। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
जीवन का मुख्य लक्ष्य है दोस्तों। क्या लक्ष्य है? ईश्वर के प्रति अनासक्त या फिर ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना या फिर ईर्ष्या से ऊपर उठना दोस्तों। जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह होता है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। स्वार्थी का विलोम है दोस्तों। निस्वार्थ प्रयोजन है या फिर स्वार्थ परायणता है या फिर परोपकार है दोस्तों। यह देखो ग्रामर से यह क्वेश्चन बना है। ग्रामर जो आपका सीटेड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके ग्रामर नहीं पूछे जाते। पहला क्वेश्चन आपका ग्रामर मिला है। अभी आगे हम देखते हैं ग्रामर और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ग्रामर आता है दोस्तों, यही जो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ से ही पूछ लेता है कि समास क्या है, विलोम क्या है, इसी तरीके से आता है। अब आप 2-3 नंबर के लिए अगर पूरा ग्रामर पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप बेसिक ग्रामर का नॉलेज रख लीजिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। पहला आपका ग्रामर मिला है, कहने हैं कि स्वार्थी का विलोम है दोस्तों, निस्वार्थ प्रयोजन है या फिर स्वार्थ परायणता है या फिर परोपकार है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर निस्वार्थ है दोस्तों, फर्स्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानवीय शब्द का प्रत्यय है दोस्तों। मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? य प्रत्यय है, वी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है या फिर ई प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द में जो प्रत्यय है दोस्तों वह ई प्रत्यय है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ये दूसरा ग्रामर हो गया दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है दोस्तों? शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान या फिर अंधकार अंधेरा। तो इसमें कौन सा समूह से भिन्न है? इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर फोर्थ होगा दोस्तों, अंधकार अंधेरा दोस्तों, यह भिन्न है। इसमें जो दिया गया जैसे शुद्ध का अशुद्ध, इसको विलोम दिया गया, सुख का दुख, ज्ञान का अज्ञान, लेकिन अंधकार का अंधेरा यह दोस्तों भिन्न है, यह विलोम नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों काव्यांश है, इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। 15 से लेकर 20 तक जो आपके हैं, हम सबसे पहले इसको जो काव्यांश दिया गया इसको पढ़ते हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आगे हम बढ़ते हैं। आज़ादी की खुद नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब दोस्तों जो काव्यांश पढ़े थे, अब उसी से क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बना है 115 नंबर है। कह रहे हैं कविता का मुख्य स्वर क्या है दोस्तों? स्वर है, मुख्य स्वर क्या है? कह रहे हैं पहला ऑप्शन है गौरव गाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति या फिर स्वतंत्रता। तो इसमें दोस्तों जो बात की जा रही है, स्त्रियों की बात की जा रही है, तो यह ऑप्शन थर्ड राइट होगा, स्त्री शक्ति की बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त में स्त्री की भूमिका खाली जगह है दोस्तों। कैसी भूमिका है? औसत है, संज्ञान योग्य है, नगण्य या फिर दोस्तों अप्रासंगिक है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों संज्ञान योग्य है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों? यहाँ पे नहीं की बात किया गया है। आपके एग्जाम में जब भी नहीं पूछा जाए तो उसे आप थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं से ही हो जाते हैं। नहीं किया गया है, ऑप्शन है पहला सबला, नींव, अबला, गौरव। स्त्री के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या है दोस्तों? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अबला दोस्तों, इसका प्रयोग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है दोस्तों? पहला ऑप्शन है युग निर्माण तुम्हें कहना है, या फिर दूसरा ऑप्शन है आज़ादी की खुदी नींव, या फिर तीसरा ऑप्शन है जननी हो संपूर्ण जगत की, या फिर लास्ट है कमज़ोर न समझो। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों युग निर्माण तुम्हें कहना है। निर्माणकारी भावना दोस्तों पहले लाइन में मिलता है कि युग निर्माण तुम्हें कहना है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कविता के अनुसार स्त्री को, ऑप्शन है पहला गौरव ज्ञान करते रहना होगा, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों पत्थर भरने का कार्य यही करना होगा, या फिर थर्ड ऑप्शन है स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, या फिर लास्ट है जननी के रूप में ही रहना होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका थर्ड है दोस्तों स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लास्ट है जननी हो संपूर्ण जगत की खाली जगह पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार।
तो इसमें राइट आंसर दोस्तों अनुप्रास अलंकार है, जननी हो संपूर्ण जगत की। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया कि आपके ग्रामर के 3 क्वेश्चन बने थे, तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि इसमें जो आपका सेटेट एग्जाम होता है इसमें 2, 3, 4 हाईएस्ट 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 ही आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो यहाँ पर हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर किए हैं हिंदी के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हमसे फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।